स्टूडेंट्स, आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं। ऑनलाइन क्लास चल रहा है। हम लोगों का टॉपिक, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है क्लास 10th का, और इसमें हम लोग बात कर चुके थे ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके थे, और उसके कुछ फंक्शन के बारे में बात कर चुके थे कि आइरिस का कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से क्या होता है, फिर सिलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, एकोमोडेशन पावर क्या होता है, इन सब की बातों को हम कर चुके हैं। और फर्स्ट लेसन में आज हम लोगों का ये दूसरा लेसन है, और इस दूसरे लेसन में हम लोग फंक्शंस ऑफ सेल्स इन रेटिना की बात करेंगे। आइए थोड़ा बोर्ड पर नोट कर लेते हैं टॉपिक को। हम लोग चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का, चैप्टर 2 चल रहा है, और फिजिक्स में चैप्टर का नाम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर का नाम है। जिसमें टॉपिक हम लोगों का चलेगा फंक्शंस ऑफ सेल इन रेटिना। इस टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। दो तरह के सेल होते हैं, एक रड सेल होता है और दूसरा कोन सेल होता है। ये दो तरह के सेल होते हैं, और ये दोनों तरह के सेल के फंक्शन को लेकर के हम लोग आज बात करेंगे। आज ज़्यादा कुछ बोर्ड पर लिखने का काम नहीं है, केवल मैंने टॉपिक लिख दिया है, और हम लोग इस पर ये दोनों टॉपिक पर इस एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस केवल दिमाग में ये सेट कर लेना है कि हमारा नेत्र जो है उसका रेटिना जो दृष्टि पटल होता है, जहाँ पर इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और उस इमेज को तब हम देखते हैं। क्योंकि रेटिना पर इमेज बनने के बाद जो नर्व्स होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, उसके थ्रू सेंसेशन माइंड तक जाता है, और माइंड फिर सेंसेशन ऑफ साइट प्रोवाइड करता है, और फिर हम किसी चीज को देखते हैं। ये प्रोसेस होता है देखने का, और इतना टाइम जो लगता है, ये जो प्रोसेस चलता है देखने का, रेटिना पर इमेज बनना, माइंड तक सेंसेशन जाना, फिर माइंड का सेंसेशन को प्रोवाइड करना, फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को नेत्र द्वारा देखा जाना, इन सब का जो प्रोसेस होता है 1/16 सेकेंड लग जाता है, और इसी टाइम को परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है। इस टाइम के अंदर कोई भी दूसरा फिगर, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट का इमेज को हम नहीं देख सकते। ऐसा माइंड का और रेटिना का फंक्शन है। तो आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि रेटिना में दो तरह के सेल्स हैं। पहला रड सेल, दूसरा कोन सेल। रड सेल को छड़ कोशिका भी कहते हैं, दंड कोशिका भी कहते हैं। कोन सेल को शंकु कोशिका कहते हैं, संशलाका कोशिका कहते हैं। और ये बात होने के क्रम में एक जो टॉपिक लिखा हुआ है, हम वर्णों को कैसे देखते हैं, हम वर्णों को कैसे देखते हैं, ये एक टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी से रिलेटेड है वो। हम कौन सेल के हेल्प से वर्णों को देखते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि रड सेल और कौन सेल का जो सेंसेशन होता है, उसकी जो एक्टिविटी होती है, उसका जो फंक्शन होता है, उसके बारे में। चलिए सिंपली आप इतना सुनो बच्चों, इतना सुनो कि रड सेल डीम लाइट में एक्टिव होता है। कम प्रकाश में दंड कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और शंकु कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। शंकु कोशिकाएं कम प्रकाश में कार्य नहीं करती हैं, केवल छड़ कोशिकाएं कार्य करती हैं। और जस्ट अपोजिट, जब ज्यादा लाइट होता है, तीव्र प्रकाश होता है, तो उस केस में छड़ कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं और शंकु कोशिकाएं कार्य करती हैं। ये दोनों का अपोजिट फंक्शन है। फिर से एक बार सुनते हैं कि कम प्रकाश होता है जब, तो जो रेटिना पर छड़ कोशिकाएं होती हैं वो सक्रिय होती हैं और शंकु कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। और जब ज्यादा प्रकाश होता है सामने, उस केस में
शंकु कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और छड़ कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। ये फंक्शन है, जो भी सेल सक्रिय है उसके थ्रू हम देखते हैं। एक सवाल आता है कि मुर्गियां या उसके बच्चे मीन्स चूजे कम प्रकाश में नहीं देखते, अर्थात शाम होते ही अपने दड़बे में जाने लगते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है कि मुर्गियां या चूजे शाम होते ही अपने दड़बे में जाने लगते हैं, क्यों ऐसा होता है? तो इसका क्या रीजन है? मुर्गियों के नेत्र में छड़ कोशिकाएं नहीं होती हैं, केवल शंकु कोशिकाएं होती हैं जो तीव्र प्रकाश में कार्य करती हैं। तीव्र प्रकाश में वो देख सकती हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश घटता है, संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है, प्रकाश की मात्रा घटती है, तो शंकु कोशिकाएं धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देती हैं। क्योंकि कम प्रकाश में शंकु कोशिकाएं कार्य ही नहीं करती हैं, कम प्रकाश में छड़ कोशिकाएं कार्य करती हैं, और छड़ कोशिकाएं उसके नेत्र में होती ही नहीं है। मुर्गियों के नेत्र में, चूजों के नेत्र में छड़ कोशिकाएं होती ही नहीं है। इसलिए जैसे ही प्रकाश कम होता है, वो शंकु कोशिकाएं कार्य करना बंद करती हैं, छड़ कोशिकाएं कार्य करना स्टार्ट करती हैं, बट छड़ कोशिकाएं नहीं होती हैं। इस वजह से उन सबको लगने लगता है पूरा अंधेरा छा गया, बिल्कुल अंधेरा सा लगने लगता है, और ऐसा महसूस करती हैं जब मुर्गियां या चूजे, तो अपने दड़बे में जाने लगती हैं वो। इसका एक साधारण सा रीजन यही है कि मुर्गियों के नेत्र में छड़ कोशिकाएं नहीं होती हैं। इस वजह से थोड़ी सी भी प्रकाश की मात्रा घटती है तो उसके सामने अंधेरा छाने लगता है, लगने लगता है शाम हो गई है, रात हो रही है, और वो अपने दड़बे में जाने लगती हैं। तो किसी ह्यूमन आई में भी जब छड़ कोशिकाएं नहीं होती हैं या कम मात्रा में होती हैं, तो उस केस में वह ह्यूमन आई शाम होते ही उसके नजर के उसकी भी नेत्र के सामने अंधेरा छाने लगता है, वो भी कुछ नहीं देखने लगता है। दूसरी तरफ कौन सेल तीव्र प्रकाश में कार्य करते हैं, तीव्र प्रकाश में, मंद प्रकाश में कार्य नहीं करते, और कौन सेल के हेल्प से ही हम वर्णों को देखते हैं। वर्णों को जो हम देखते हैं वो कौन सेल के ही हेल्प से देखते हैं। कौन सेल वर्णों को देखने के लिए सहायक होती हैं, उस सवाल के जवाब में सबको लिखना है। हम वर्णों को कैसे देखते हैं, तो इसके लिए जवाब लिखना है कि हम वर्णों को कौन सेल की सहायता से, संश्लाका कोशिकाओं की सहायता से देखते हैं, तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में। इसलिए जब प्रकाश तीव्र नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, तो उस समय हम किसी वर्ण की पहचान नहीं कर सकते। मंद प्रकाश में किसी वर्ण की पहचान कभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि मंद प्रकाश में, कम प्रकाश होने के केस में शंकु कोशिकाएं कार्य ही नहीं करती हैं, छड़ कोशिकाएं कार्य करती हैं, और छड़ कोशिकाओं के हेल्प से हम वर्णों को नहीं देख सकते। शंकु कोशिकाओं के हेल्प से वर्णों को देख सकते हैं, तो वो तो जब तक ज्यादा लाइट नहीं रहेगा तब तक कार्य ही नहीं करेगी। बिल्कुल साधारण सा रीजन है। इन सब के पीछे बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा काउज नहीं है। हम जब कभी अंधेरे कमरे में होते हैं, ऐसे कमरे में होते हैं जहां पर कम प्रकाश है, तो शंकु कोशिकाएं कार्य नहीं करती हैं। हम जो भी कुछ हल्का फुल्का आसपास अगल बगल देखते हैं, छड़ कोशिकाओं के हेल्प से देखते हैं। तो छड़ कोशिकाएं वर्णों को पहचानने के लिए नहीं है, और उस अंधेरे कमरे में यदि हमें लाल कमीज निकालनी हो, कोई नीली कमीज निकालनी हो, कोई ड्रेस, कोई कपड़ा निकालना हो, लाल रंग की, हरे रंग की, पीले रंग की, किसी भी वर्ण का, तो वहां हम उस वर्ण की पहचान नहीं कर सकते। उठा करके बाहर लाते हैं कौन रंग है देखने के लिए, किस कलर की कमीज है क्लियर देखने के लिए हम बाहर लाते हैं, या वहां पर किसी प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वहां वर्ण को हम उस कमीज के रंग को क्लियरली
रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, वहाँ उसकी पहचान हम नहीं कर सकते। एक और एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देख सकते हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। किसी व्यक्ति को आंख में पट्टी बांध करके लाइए कमरे में, वहाँ एक लाल कुर्सी रखी हुई है, उस व्यक्ति को पता नहीं है। फिर खिड़की दरवाजे बंद करिए, उस कमरे में प्रकाश की मात्रा घट जाएगी, शंकु कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देगी। उस व्यक्ति पर आंख की पट्टी लगाई हुई थी, खोलिए उसको। आंख की पट्टी को खोलने के बाद अब उसको पूछिए कि वो क्या चीज है, वो बताएगा वो कुर्सी है। उसके शेप एंड साइज को देखकर वो बताएगा वो कुर्सी है। अब फिर क्वेश्चन करिए किस रंग की कुर्सी है, तो उसके रंग की पहचान वो नहीं कर सकता। किस रंग की कुर्सी है वो नहीं कह सकता, क्योंकि उसको कहने के लिए शंकु कोशिकाओं का कार्य करना जरूरी है, और वहां पर कम प्रकाश है, शंकु कोशिकाएं कार्य कर ही नहीं सकती हैं। तो फिर वो उसके रंग की पहचान, उसके वर्ण की पहचान कैसे कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। उसके वर्ण को, उसके रंग को वो नहीं बता सकेगा। लेकिन जब फिर खिड़की दरवाजे धीरे धीरे खोलने लगेंगे, तब फिर उस नेत्र में जो शंकु कोशिकाएं सक्रिय होने लगेगी, तब फिर उसको उसका रंग दिखाई देगा। तब फिर वह उसके रंग की पहचान कर सकता है कि लाल रंग की कुर्सी है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से क्लियर पता चलता है कि हम लोग तीव्र प्रकाश में ही शंकु कोशिकाओं की सहायता से वर्णों की पहचान कर सकते हैं। कम प्रकाश में क्षण कोशिकाएं कार्य करती हैं, जो वर्णों की पहचान करने के लिए कारगर नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। एक और बात यहाँ पर करते हैं कि किसी के नेत्र में भी जिस वर्ण की पहचान करने वाली शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं, वह व्यक्ति केवल उसी वर्ण की पहचान नहीं कर सकता, बाकी वर्णों की पहचान कर सकता है। जिस वर्ण की केवल हरे रंग की पहचान करने की शंकु कोशिका नहीं है, तो वह व्यक्ति केवल हरे रंग की पहचान नहीं कर सकता है, बाकी वर्णों को पहचान सकता है। तीव्र प्रकाश है, फिर भी हरे रंग की पहचान नहीं कर सकता, क्योंकि हरे रंग की पहचान करने वाली शंकु कोशिका है ही नहीं। तो तीव्र प्रकाश में भी कैसे पहचान कर सकता है जब है ही नहीं? तो इस तरह से जिस किसी व्यक्ति के नेत्र में किसी भी वर्ण की पहचान करने की शंकु कोशिका नहीं होती है, वह किसी भी वर्ण की पहचान नहीं कर सकता। और यदि उस तरह का व्यक्ति के साथ जन्म से एक कंडीशन है, तो उसी को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसी को वर्णांधता कहते हैं। जन्म से किसी व्यक्ति के नेत्र में वर्णों की पहचान करने वाली शंकु कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, अर्थात वह व्यक्ति, वह नेत्र किसी भी वर्ण की पहचान नहीं कर सकता। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति, इस दोष से ग्रसित नेत्र को ही वर्णांधता कहते हैं, इस दोष को ही वर्णांधता कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक सवाल आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता किसे कहते हैं? तो उसके जवाब में यही बात लिखनी है। और स्टूडेंट्स, ये बात सुनकर आपको ताजुब लगेगा, ये बात सुनकर आपको एक नई जानकारी का पता चलेगा कि परमाणुवाद के जनक, इन्होंने परमाणु के बारे में बहुत सारी बातों की खोजबीन की है। परमाणु का सिद्धांत जिन्होंने दिया, जॉन डाल्टन, उन्हें परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। वह वर्णांधता से ग्रसित थे, अर्थात जन्म से उनके नेत्र में किसी भी वर्ण की पहचान करने वाली शंकु कोशिका नहीं थी। हम यदि यहाँ पर बोर्ड पर लिखते हैं एटम, एटम लिखते हैं, लाल रंग से लिखते हैं एटम, तो वो क्या लिखा हुआ है उसके शेप से देख के पहचान लेते थे, पढ़ लेते थे कि एटम लिखा हुआ है। लेकिन किस कलर से लिखा हुआ है जॉन डाल्टन नहीं बता पाते थे कि लाल रंग से लिखा हुआ है।
क्योंकि वर्णों की पहचान वो नहीं कर सकते थे। वर्णों की पहचान करने के लिए शंकु कोशिकाओं का होना जरूरी है, और पर्टिकुलर वर्ण की पहचान करने के लिए शंकु कोशिका होती है, वो होना जरूरी है। और वैसा नहीं होने से वह नेत्र वर्ण की पहचान नहीं कर सकता, तो कलर ब्लाइंडनेस दोष होता है। वैसे नेत्र में हम लोग यहाँ पर इसी टॉपिक में कि ह्यूमन आई के रेटिना में जो दो सेल होते हैं, इसके फंक्शन को लेकर के बात कर रहे हैं। और फिर इतनी बातों का ध्यान रखना है। इसी चैप्टर से एक और बात आती है कि हमें गुलाब का फूल लाल दिखता है, क्यों? हमें पत्तियां हरी दिखती हैं, क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? तो ये भी सवाल यहाँ से एक आता है। तो हर किसी ऑब्जेक्ट का नेचर होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें जिस कलर में हम उसको देखते हैं, उसका लुक जो है कलर का जो भी, वो किस चीज पर डिपेंड करता है। ऐसा फिजिक्स में एक्सप्लेन है कि इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट जो आता है वो पार्टिकुलर कलर का आता है, क्योंकि सनलाइट जो होता है, जिसको व्हाइट लाइट भी कहते हैं, वो दो डिफरेंट टाइप के लाइट का एक कॉम्बिनेशन है, विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट। विजिबल लाइट कलर में होता है, इनविजिबल लाइट का कलर नहीं होता है। विजिबल लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है, जिसमें 7 रंगों का कॉम्बिनेशन है। और वही 7 रंग प्रिज्म से विभक्त होकर प्रिज्म द्वारा प्रकाश जब गुजरता है तो वही 7 रंग अलग अलग बट करके हमें दिखता है। 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाला लाइट 400 नैनोमीटर तक वायलेट है, बैगनी कलर है। उससे कम अल्ट्रा वायलेट है, पारा बैगनी है, जो अदृश्य है, नहीं देख सकते, बड़ा डेंजरस भी है, वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन लाल रंग का वेवलेंथ सबसे हाई होता है, 700 नैनोमीटर होता है लाल रंग का। और 700 नैनोमीटर से ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाली किरण इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, हम उसे भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो पृथ्वी तक आती है, उष्मा का रेडिएशन करती है, उष्मा का विकिरण। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा एक अलग बात पर बस 1 मिनट डिस्कस करना चाहते हैं बहुत कम समय में, कि हीट का जो प्रोपेगेशन होता है, मैंने अभी एक वर्ड का यूज किया रेडिएशन, सो थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का जगह मिला है, तो हम उसको आपको समझा देते हैं कि कंडक्शन क्या होता है, कॉन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। ये तीनों प्रोसेस है, उष्मा के प्रोपेगेशन का प्रोसेस है। एक जगह से दूसरे जगह उष्मा जाती है, किसी सॉलिड के थ्रू जब जाती है, किसी रड के थ्रू जाती है, या एनी ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में हो उसके थ्रू उष्मा प्रोपेगेट करती है, तो उष्मा के संचरण की उस प्रक्रिया को चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। लेकिन जब उष्मा का संचरण किसी फ्लूइड द्वारा होता है, फ्लूइड द्वारा मतलब किसी द्रव अवस्था में पदार्थ द्वारा या गैसीय अवस्था में पदार्थ द्वारा, तब उसे कॉन्वेक्शन कहते हैं, संवहन कहते हैं। लेकिन बच्चों, जब उष्मा का संचरण, उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का प्रोपेगेशन मतलब उसका गमन जब किरणों के माध्यम से होता है, तब उसे रेडिएशन कहते हैं। सूर्य में जो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन का एक रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, वो दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। उस रिएक्शन में बहुत अधिक मात्रा में लाइट और हीट दोनों का उत्सर्जन होता है, और उष्मा, लाइट कितना आता हो तो सभी देखते हैं, उष्मा भी कितनी आती है अभी ग्रीष्म ऋतु में पता चलता है, जबकि हम लोग सूर्य से बहुत दूर है, 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाता है लाइट को यहाँ आने में। अब सोचिए कितना दूर है,
लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है और फिर भी 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अब कितना लाख किलोमीटर है, समझ सकते हैं यहाँ से सूर्य, फिर भी इतना हीट, इतना लाइट। तो ये नाभिकीय संलयन का परिणाम। लेकिन उतनी दूर से जो ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, पूरे सौर मंडल में फैलती है, अवरक्त किरणों की वजह से फैलती है। अवरक्त किरणों ही हीट, ये इंफ्रारेड रे ही हीट को ढोकर यहाँ तक लाती हैं, पूरे सौर मंडल में ले जाती हैं अवरक्त किरणें इस रूप में। यहाँ पर एक बात और हम लोगों को करनी है, तो तीनों प्रोसेस की बात तो हम लोगों ने देख लिया। हम लोग बात कर रहे थे कि 2 तरह की किरणें होती हैं यहाँ पर। तो हर ऑब्जेक्ट का जो नेचर होता है, कोई भी कलर को रिफ्लेक्ट करने का, बाकी को एब्जॉर्ब करने का। अब गुलाब का फूल लाल रंग की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारे नेत्र में लाल रंग की किरणें आके पड़ती हैं, उससे रिफ्लेक्ट होके तो हमें वो लाल दिखता है। पत्तियां हरी दिखती हैं, तो पत्तियों पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश, पत्तियों का नेचर है कि वो सभी को एब्जॉर्ब करती हैं, केवल हरे रंग की किरणों को रिफ्लेक्ट करती हैं और उससे रिफ्लेक्ट होकर वही किरण हमारे नेत्र में प्रवेश करती है, तो हम उसे हरे रंग में देखते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर में दिखता है, उसका अपना कैरेक्टर है, वो अपना स्वभाव है उसका, वो कि वो उसी कलर के रे को रिफ्लेक्ट कर रही है और वो रिफ्लेक्टेड रे हमारे नेत्र में आके पड़ रही है और फिर हम उसको देख रहे हैं। यहाँ पर इन सब बातों के अलावे ज़्यादा डिस्कस इस संबंध में नहीं हुआ है, लेकिन इसके अलावे जो आगे का डिस्कशन हमारा है, वो मुख्य रूप से जिसको जगह मिला है सिलेबस में, हम लोग दृष्टि दोष की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है। और दृष्टि दोष की बात करने के बाद हम लोग नियर पॉइंट, फार पॉइंट की भी बात करेंगे। निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, यूं ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब किसी डायग्राम को बनाने की आवश्यकता होगी तो हम उसे बोर्ड पर तो बनाएंगे ही, लेकिन जनरली केवल इन बातों को समझा जा सकता है। बहुत कठिन तरह की बात नहीं है। फिजिक्स में तो एक से एक बढ़कर बात है, इसको समझने में पावर लगेगा। उसका जो साइंटिफिक फैक्ट है, उसका जो एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल्स है वगैरह वगैरह, तो समझने के लिए आसानी से नहीं समझ सकते, लेकिन इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ कोई खास बात नहीं है। निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, ये पहले दृष्टि दोष की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी बात करेंगे। इसलिए यहाँ एक और टॉपिक को हम सबमिट करते हैं, दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन टॉपिक। दूसरा टॉपिक हो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, एक और टॉपिक को यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। कल मैंने समंजन की बात किया था कि अलग अलग दूरी पर ऑब्जेक्ट हो तो उसको देखने के लिए आई लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट होता है, और इस एडजस्टमेंट के प्रोसेस को एकोमोडेशन नाम दिया था, हिंदी में समंजन नाम दिया था। तो अलग अलग दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है, रेटिना पर इमेज बनाना है, कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार आई लेंस की फोकस दूरी एडजस्ट हो जाती है और फिर उसका इमेज रेटिना पर बन जाता है, फिर उसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसा होता है। तो ये एडजस्टमेंट जो है पक्षमावी पेशियों द्वारा, सिलेरी मसल्स द्वारा होता है, उसके रिलैक्सेशन से और कॉन्ट्रैक्शन से होता है। लेकिन जब किसी तरह की कमी आती है, पक्षमावी पेशियों में शिथिलता आती है, पक्षमावी पेशियों की जो निष्क्रियता आ जाती है, जब उसमें उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, किसी विटामिन की कमी होने से या उम्र के बढ़ जाने से या किसी भी वजह से, जब पक्षमावी पेशियों के संकुचन में जब कमी आती है, तो आवश्यकता अनुसार
फोकस दूरी को घटा बढ़ा नहीं पाती हैं वो। और जब फोकस दूरी को घटा बढ़ा नहीं पाती हैं तो फिर हम भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इसी के फोकस दूरी के घटने बढ़ने की वजह से तो देख सकते हैं, लेकिन वो जब सही नहीं होता, रेगुलरली नहीं होता, प्रॉपरली नहीं होता, तो हम फिर भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकते। और जब नहीं देख सकते तो कहते हैं दृष्टि दोष हो गया। नेत्र में होने वाले उसी दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। जब समंजन क्षमता में या समंजन की प्रक्रिया में अनियमितता आती है, शिथिलता आती है, तब कोई नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। मानव नेत्र में होने वाले ऐसे दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। और बच्चों, 3 दृष्टि दोषों का उल्लेख हुआ है आपके सिलेबस में। यहाँ 3 तरह के दृष्टि दोष मुख्य रूप से हैं। एक शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। एक लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स हाइपरमेट्रोपिया मीन्स दूर दृष्टि दोष। और तीसरा दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष होता है। तो ये 3 तरह के दृष्टि दोष हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया, ये 3 तरह के दृष्टि दोष होते हैं। तो ये तीनों तरह के दृष्टि दोषों का यहाँ पर डिस्कशन करना है, उसका एक्सप्लेन करना है, उसकी बात करनी हम लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना है, और फिर कैसे वो दोष का निवारण किया जा सकता है, इन सब बातों की यहाँ पर विथ रे डायग्राम भी करना है। लेकिन उसके पहले थोड़ा अब नियर पॉइंट और फार पॉइंट को समझने की बात आई। नियर पॉइंट क्या होता है कि कोई नेत्र नजदीक से नजदीक जहां तक देख सकता है, वह पॉइंट, वह दूरी उस नेत्र का नियर पॉइंट कहलाता है। और एक वयस्क नेत्र के लिए वो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु को हम क्लियर नहीं देख सकते, कोई भी स्वस्थ नेत्र नहीं देख सकता। नजदीक से नजदीक 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है, और 25 सेंटीमीटर ही नियर पॉइंट होता है। एक सवाल में लिखा हुआ है कि सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है, तो सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दूर से दूर जहां तक देख सकता है कोई नेत्र, उसे दूर बिंदु कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं। और एक स्वस्थ नेत्र के लिए वो अनंत तक होता है, इन्फिनिटी तक। उसका कोई लिमिट नहीं है कि हम दूर कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक भी देख सकते हैं। रात्रि के आकाश में तारों को देखते हैं, तारों की दूरी अनंत बताई गई है, अनंत तक देख सकते हैं हम। तो इस तरह से दूर बिंदु अनंत तक होता है, इन्फिनिटी होता है। लेकिन निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, ये स्वस्थ नेत्र के लिए होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर इसके बाद हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे। इन दोनों दृष्टि दोष में डिफरेंसेस की बात करेंगे। ये लगभग बोर्ड परीक्षा में 10वीं क्लास की जो बोर्ड परीक्षा होती है, उस परीक्षा में 99% के लिए पॉसिबल क्वेश्चन है। परीक्षा में आने की पॉसिबिलिटी 99% कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डिफरेंसेस क्या क्या है दोनों में, ये इस बात का पता चलेगा, और इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात रखेंगे। आज इतनी ही बात रखते हैं। इतना आप सबको एक बार दिमाग चला लेना है, ठीक से सुन लेना है, समझ में नहीं आने पर फिर एक बार सुन लेना है, और फिर इसको अपना प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर का ये दूसरा लेसन है। आज इतने ही, धन्यवाद।